हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बेटा जी, आज के लेक्चर में मैं क्लास 12th को सेट 1 जुलाई 2023 का जो मैंने सैम्पल पेपर दिया है उसका सॉल्यूशन कराने जा रही हूँ। हमारे फर्स्ट 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, अगले दो 2 मार्क्स के और उससे अगले दो 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। तो पहले हम देखते हैं अपने 1 मार्क के क्वेश्चन सारे के सारे। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देती हूँ स्क्रीन को। ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन, f एक फंक्शन है r2r और fx x क्यूब के इक्वल है। तो हमने बताना है कि 4 ऑप्शन है, 1 1 मैनी 1 इंटू ऑन 2 में से हमने लेना है। तो f हमारा एक फर्स्ट क्वेश्चन करा रही हूँ भाई मैं। f हमारा फंक्शन है कहाँ से कहाँ तक, r से r तक। तो मान लिया कि x1 और x2 कोई दो ऐसे रियल नंबर्स हैं कि भैया x1 की इमेज और x2 की इमेज दोनों की क्या आ रही है, बराबर आ रही है। तो ये हो गया x1 क्यूब और x2 क्यूब दोनों इक्वल हो गए। क्यूब रूट लोगे तो x1 x2 के इक्वल आ जाएगा। तो यही इसका मतलब क्या हो गया, हमारा फंक्शन 1 1 हो गया, क्योंकि 1 1 के लिए हम क्या करते थे, इमेजेस को इक्वल लेकर चलते थे और अगर हमारी प्री इमेजेस भी इक्वल आ जाएं तो फंक्शन 1 1 हो जाता था। अब हम प्रूव करते हैं ऑन 2 के लिए। अब ऑन 2 के लिए देखो भैया, आप ऑन 2 के लिए क्या करेंगे, अगर ये f एक फंक्शन है r से r पर, तो हम को डोमेन में से कोई एलिमेंट y चूज़ करेंगे जिसकी प्री इमेज तो ज़रूर होगी, लेकिन हमने क्या दिखाना है कि वो प्री इमेज r है या नहीं। तो हमने मान लिया कि y को डोमेन का ऐसा एलिमेंट है कि जो है x की इमेज y है। आ रही बात समझ में। अब हमारा काम क्या है कि हमने इस x को रियल दिखाना है। तो x fx क्या बनेगा, x क्यूब बराबर है y। तो x हमारा क्या बन जाएगा, y की पावर 1/3। अब ध्यान देना, y मैंने एक रियल नंबर लिया था और x y की पावर 1/3 आ रहा है। तो भाई रियल नंबर का क्यूब रूट भी तो रियल ही होएगा, तो इसका मतलब x भी क्या हो गया, रियल हो गया। बात को समझना, मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि मैंने इस को डोमेन में से y लिया, मैंने माना उसकी प्री इमेज x है और मैंने लास्ट में देखा कि वो x रियल आ गया। रियल आ गया का मतलब डोमेन को बिलोंग कर गया, यानी को डोमेन के हर y के लिए डोमेन में एक रियल नंबर आ गया, यानी को डोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज हमें डोमेन में मिल गई। इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या हो गया, ऑन 2 हो गया। तो हमारा फंक्शन 1 1 है और ऑन 2 है, तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। आ गया समझ में। आगे बढ़ती हूँ मैं, चलते हैं अब हम सेकंड क्वेश्चन पर। थोड़ा सा मैं और बड़ा करके आपको दिखाती हूँ। सेकंड क्वेश्चन देखो भाई, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स √3/2। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं थी। कॉस की जो प्रिंसिपल ब्रांच होती है वो 0 to पाई क्लोज्ड इंटरवल होता है कॉस इनवर्स की, और हमें √3/2 वैल्यू कितने पे होती है, ये अब आप विचार कर लो। √3/2 वैल्यू होती है 30 डिग्री पर। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, π/6, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ये मैंने आपको कराया क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड पे आ जाएं, बहुत ही आसान से हमारे चल रहे हैं ये। थर्ड देखो ज़रा, ये है थर्ड क्वेश्चन कि थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ऐसे छोटा कर लेते ताकि मुझे बोर्ड अच्छे से मिल जाए। देखो भाई ज़रा, 2 × 130x, ध्यान देना, 2 × 130x प्लस y012, मैट्रिक्स है ये, y012 इज इक्वल टू 5618 है। ये मैंने पहले सैम्पल पेपर डाला है, तब आपने इसको देख भी लिया होगा। 5618 है, तो आपने क्या करना है, x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। बिल्कुल सिंपल, लेफ़्ट साइड को सॉल्व कर लो। थोड़ा सा और हम स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं। अब ये देखो ज़रा क्वेश्चन को, आप 2 को अंदर ले जाओ तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 0 0 और ये आ गया 2x प्लस y0 1 और 2 और इज इक्वल टू ये आ गया 5618। अब लेफ़्ट वालों को ऐड कर लो भाई इस मैट्रिक्स में इसको, तो 2 के अंदर y ऐड हो जाएगा तो ये तो बन जाएगा 2 + y। भैया 6 में 0 ऐड हो जाएगा तो 6 आ जाएगा, 0 में 1 ऐड हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, और 2x में 2 ऐड हो जाएगा तो ये 2x + 2। और राइट साइड में मैट्रिक्स है 5618। दोनों साइड 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स है। जब दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो हम उनका कंपैरिजन करेंगे, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल आना चाहिए।
तो भैया 2 + y बेटा किसके इक्वल आ जाएगा 5 के। बहुत सिंपल सी इक्वेशन है, y की वैल्यू हो जाएगी 5 - 2 यानी 3, और जो ये वैल्यू है ये इसके इक्वल आनी चाहिए। तो 2x + 2 मेरा किसके इक्वल आ जाएगा 8 के। तो 2x किसके इक्वल आ जाएगा 8 - 2 यानी 6 के, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/2 यानी 3। तो x भी 3 आ रहा है और y भी 3 आ रहा है। हम अपने ऑप्शंस में अब इसको चेक करते हैं, है कहीं हमारा, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर बी को अगर आप ध्यान देते हो तो x 3 है और y भी मेरा 3 आ गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ A इज अ स्क्वेयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 सच दैट A ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A 3 है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2A निकालो। भाई मैं बात कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की। जो A का डिटर्मिनेंट है वो 3 है, A का ऑर्डर भी 3 है। अब आपने एक छोटा सा रिजल्ट याद करना है कि KA का जो डिटर्मिनेंट होता है वो k की पावर n मल्टीप्लाइड बाय a का डिटर्मिनेंट होता है, जिसमें n हमारा क्या होता है, दिए गए मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। ठीक है, दिए गए मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। तो यहाँ बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। हमने करना क्या है, हमने डिटर्मिनेंट ऑफ 2a निकालना है। तो 2 की पावर में n आएगा और n है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। एक मिनट भाई, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से साफ़ कर दूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ऑर्डर कितना है, ये 3 है। तो 2 की पावर में 3, साथ में a का डिटर्मिनेंट। तो 2 की पावर 3 तो हो गया 8, और a का डिटर्मिनेंट कितना है 3। तो ये वैल्यू 8 3 जा कितनी आ जाएगी 24। हम अपने ऑप्शन में चेक करते हैं, 24 है हमारा ये वाला ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब आगे आपके ये क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड यहाँ पर मिलेंगे। तो थोड़ा सा अपना बड़ा करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। भाई देखो, मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि मैंने 2 बार आपका सुपरफास्ट डिवीजन कराया हुआ है, और 1 मार्क के प्रीवियस ईयर के जितने MCQs हैं सबका मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है। तो उससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है, तो आप उनको ज़रूर देखें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो अब ये क्या कहता है कि इफ़ दिस फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस एट x इज इक्वल टू पाई देन द वैल्यू ऑफ k। फंक्शन पे आप थोड़ा ध्यान देंगे। फंक्शन क्या है, ये हमें थोड़ा सा और बड़ा कर लेती हूँ मैं, आपको आसानी हो जाएगी, इसी पे समझा दूंगी। ये देखो, तो ये fx है kx + 1 अगर x लेस देन इक्वल टू पाई है, cos x अगर x ग्रेटर देन पाई है। अगर ये क्वेश्चन होता 2 नंबर का, 3 का, तो मैं आपको बहुत डिटेल में बताती। ये क्वेश्चन केवल 1 नंबर का है, तो इसके लिए आपने कुछ नहीं करना। अगर फंक्शन किसी पॉइंट पर कॉन्टीन्यूस है तो उसकी लेफ़्ट लिमिट, राइट लिमिट और वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो लेफ़्ट लिमिट निकालने के लिए इसके अंदर पाई पुट कर दो। सुन लो मेरी बात ध्यान से, kx + 1 में पाई पुट कर दो तो ये बन जाएगा k पाई + 1। ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाती है। 5वां क्वेश्चन करा रही हूँ मैं आपको। और दूसरा cos x है, इसके अंदर पाई पुट कर दो तो ये बन जाएगा cos पाई, और cos पाई की वैल्यू -1 होती है। और क्योंकि फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ने तो हर हालत में बराबर होना है। तो k पाई + 1 और -1 ने बराबर होना है। ठीक है, अब देखो इसका सॉल्यूशन। तो k पाई तो यहीं रह जाएगा, ये प्लस का 1 राइट में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। k पाई आ जाएगा -2, और पाई की वैल्यू हो जाएगी, पाई की नहीं उल्टा कर गई मैं, k की वैल्यू हो जाएगी -2/पाई। k की वैल्यू हो जाएगी -2/पाई। बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है। अगर 1 नंबर में आता है तो जो ब्रेक आपको दिया गया है फंक्शन में, सुन लो मेरी बात ध्यान से, जो ब्रेक आपको दिया गया है, आंसर नोट कर लो पहले तो, -2/पाई। अब ये जो ब्रेक आपको दिया गया है, तो जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी पूछ रहा है, एक बार लेफ्ट में रखो, एक बार राइट में, दोनों को बराबर कर दो। ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5वें का -2/पाई। ठीक है, आगे बढ़ूँ अब मैं चलती हूँ क्वेश्चन नंबर 6 पर। द डेरिवेटिव ऑफ, ये देख लो भाई, पहले तो हाईलाइट कर देती हूँ क्वेश्चन नंबर 6, द डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट ऑफ टेंजेंट रूट x। ठीक है, अब हम यहाँ अपना बोर्ड खाली कर लेते हैं अच्छे से और करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जो हमारी वैल्यू है वो कितनी है, फंक्शन कितना है, y इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ टेंजेंट रूट x। डिफ्रेंशिएशन करो,
सीकेंट ऑफ फंक्शन, अभी मैं लेटेस्ट वीडियोस डाल रही हूँ डेरिवेटिव की, तो आप वहाँ से देखें। सीकेंट एक्स की डिफ्रेंशिएशन होती है सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, तो ये बन जाएगा सीकेंट ऑफ टेंजेंट रूट एक्स, टेंजेंट ऑफ टेंजेंट रूट एक्स, सुन रहे हो मेरी बात, सीकेंट ऑफ फंक्शन, टेंजेंट ऑफ फंक्शन, और इस फंक्शन की एक बार फिर से डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे, तो ये हो जाएगा भैया सीकेंट, ये दोनों तो अब ये दोनों को तो छेड़ना ही नहीं है, एज इट इज़ लिख के छोड़ देना है, क्योंकि इनके आगे कोई साइन थोड़ी लग रहा है। तो ये तो बन जाएगा सीकेंट ऑफ टेंजेंट रूट एक्स, फिर बन जाएगा टेंजेंट ऑफ टेंजेंट रूट एक्स, और इसकी करनी है डिफ्रेंशिएशन। तो टेंजेंट की डिफ्रेंशिएशन होती है सीकेंट स्क्वेयर, तो ये बन जाएगा सीकेंट स्क्वेयर अंडर रूट एक्स, और इस अंडर रूट एक्स को एक बार फिर से हम कर देंगे डिफ्रेंशिएट। अभी कल ही मैंने एक लेक्चर बनाया है जिसमें मैंने अंडर रूट एक्स की डिफ्रेंशिएशन कल भी बताई है, आज आपका अपलोड हो जाएगा अगर आप इसको देख रहे हैं। तो रूट एक्स की डिफ्रेंशिएशन होती है 1/2 रूट एक्स, बस इसको पुट कर दो, ये हो गया सीकेंट ऑफ टेंजेंट रूट एक्स, फिर इसको लिखो टेंजेंट ऑफ टेंजेंट रूट एक्स, फिर इसको लिखो सीकेंट स्क्वेयर रूट एक्स, और इसकी डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी 1 सारे के बटे में मैं लिख दूंगी 2 रूट एक्स। ये आएगा मेरे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्लियर है? पहले 5 क्वेश्चन मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके आपको स्क्रीन पर दिखा देती हूँ। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें, आप इसको नोट करना चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हो। कोई भी डाउट है मुझसे शेयर ज़रूर करना है। आगे बढ़ते हैं अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व एट x इज इक्वल टू 2। बिल्कुल आसान, जब भी कोई फंक्शन आपको दे रखा है और उसके टेंजेंट का स्लोप पूछ ले, आपने उठा के उस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देना है और जो वैल्यू दे रखी है वो उसमें पुट कर देनी है। y है x³ माइनस एक्स, dy/dx निकाल लो, कितना आएगा 3x² माइनस 1। x की जगह इसमें 2 पुट कर दो तो y डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 × 2 का स्क्वेयर माइनस 1, 2 दूनी 4 थी 12 माइनस 1 यानी 11 आ गया। ये जो 11 आया है ये और कुछ नहीं आया, ये आया है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 2, जिसको अगर हम m नाम दे देते हैं तो उसकी वैल्यू 11 आ जाएगी। मतलब क्या है कि जो फंक्शन आपको दे रखा है, हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा किया है आपको याद है ना, वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 7, कि जो फंक्शन आपको दिया गया, कर्व दिया गया है, उस कर्व की कर दो डिफ्रेंशिएशन और जो पॉइंट है वो उसमें पुट कर दो तो टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये देख लो, फाइंड द इंटरवल्स इन विच fx इज इक्वल टू log sin x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। भाई ये फंक्शन हमारा डिक्रीज कर रहा है, वो इंटरवल हमने बताने हैं। तो थोड़ा सा स्पेस अपना बना लेते हैं। फंक्शन आपको यहाँ पर बिल्कुल विजिबल है। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। fx आपको दिया गया है log ऑफ sin x, तो ये है भैया log ऑफ sin x, इसकी कर दो डिफ्रेंशिएशन f डैश x। log x की डिफ्रेंशिएशन होती है 1/sin x और sin x की फिर करोगे तो cos x, और ये cos बाय sin हमारा बन गया कोटेंजेंट x। डिफ्रेंशिएशन आ गई कोटेंजेंट x। अब मेरी बात सुन लो, आपने दिखाना क्या है कि किस इंटरवल में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब कोई भी फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है तो वहाँ पर जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है वो लेस देन 0 होना चाहिए, तो जो कोटेंजेंट x है वो लेस देन 0 होना चाहिए। अब ये आपके 4 क्वाड्रेंट्स हैं तो कोटेंजेंट नेगेटिव होता है सेकंड में और फोर्थ में, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा 90 से 180 तक, ठीक है। तो भाई x की सिंपल सा सवाल है, कुछ मैं तो आपको समझा रही हूँ तब इतना टाइम लग रहा है। तो x की वैल्यू 90 ओपन से लेकर पाई तक होनी चाहिए, या x की वैल्यू ये अपना 270 का मतलब 3π/2 से लेकर 2π तक होनी चाहिए। तो इन दोनों इंटरवल में हमारा ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग
आ जाएगा। आ गई बात समझ में या नहीं आई है? भाई सबसे पहले फंक्शन लिया, फंक्शन की डिफरेंशिएशन कर दी, और डिक्रीजिंग के लिए फंक्शन की जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होनी चाहिए, वो नेगेटिव होनी चाहिए। उसके लिए हमने इंटरवल हमें डायरेक्ट याद ही है कि इन दोनों इंटरवल्स में कोटेंजेंट नेगेटिव होता है, तो इस इंटरवल में हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ये देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9, कॉम्पोजिशन हमने फाइंड करनी है। एफ ओ जी निकालो। अगर एफ आर से आर, जी आर से आर पे फंक्शन है, एफ एक्स कॉस एक्स है, जी एक्स 3x स्क्वेयर है। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है हमारा। थोड़ा सा और लेफ्ट में ले लेते हैं। अब देखते हैं, एफ ओ जी निकालना है, तो एफ ओ जी का मतलब ये निकालना है, इसका मतलब एफ ऑफ जी एक्स निकालना है। तो एफ तो बाहर रह गया, और जी एक्स का मतलब है 3x स्क्वेयर, ये हमने निकालना है। तो f की वैल्यू 3x स्क्वेयर पे निकालनी है, और f की वैल्यू क्या है, cos x, x पे वैल्यू cos x है, तो 3x स्क्वेयर पे क्या हो जाएगी, cos ऑफ 3x स्क्वेयर। तो ये हमारा कॉम्पोजिशन फंक्शन आ जाएगा, जो कि बिल्कुल सिंपल है। और अब 1 मार्क का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसको हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। डिटर्मिनेंट का है, ध्यान देना। इफ़ डिटर्मिनेंट 2 4 5 1 और 2x 4 6x इक्वल हैं, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर से अपनी स्क्रीन पर हम थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। ये कैसा लगा आपको लेक्चर बताना, इस बोर्ड पर समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये भी आपने बताना है। 2 4 5 1 और ये है भाई 2x 4 6 और x डिटर्मिनेंट है, तो पहले इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। 2 1 जा 2 -5 4 जा 20 हैं, और एक मिनट कलर चेंज करके दिखा रही हूँ मैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2x स्क्वेयर, और 6 को 4 से -24, 2 में से 20 गए -18, इस 24 को लेफ्ट में ले आओ तो प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर। सिंपल इक्वेशन है, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 24 में से 18 गया 6 इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर, 2 को लेफ्ट में ले आओ, 6/2 इज इक्वल टू x स्क्वेयर। तो बेटा जी 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, तो x स्क्वेयर की वैल्यू 3 आएगी। दोनों तरफ अंडर रूट ले दोगे तो x की वैल्यू ±√3 हमारी आ जाएगी। तो ये थे हमारे पहले 10 क्वेश्चन। मैं होप करती हूँ आपको समझ आए होंगे। कोई भी डाउट है मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 है, एक बार फिर से इसको देख लीजिए। दोनों तरफ डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया और एज एन इक्वेशन सॉल्व करके हमने x की वैल्यू फाइंड कर दी। अगर ये मैट्रिक्स होता तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करके फिर हम इनको निकालते। तो अब हम आगे बढ़ेंगे 11th नंबर के क्वेश्चन पर। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 11, इसको ऊपर ही कर देती हूँ मैं। राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म टेंजेंट इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स बाय cos x प्लस साइन एक्स, x लाइज बिटवीन -π/4 टू 3π/4। तो इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। टेंजेंट इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स बाय cos x प्लस साइन एक्स, पूरा स्क्रीन में क्लियर कर देती हूँ। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 11। टेंजेंट इनवर्स इनवर्स हो गया ये, और cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos x प्लस साइन एक्स। जब अंदर बाहर टेंजेंट इनवर्स है तो अंदर मुझे यहाँ पर भी टेंजेंट लाने की कोशिश करनी है, ताकि मेरा टेंजेंट इनवर्स और टेंजेंट x मिलकर केवल x रह जाए। इस आइडेंटिटी को हम यहाँ पर यूज करेंगे। आ रही है मेरी बात समझ में आपको? तो देखते हैं जल्दी से भाई अब हम कौन सी आइडेंटिटी यहाँ लगाएंगे, कैसे करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है। आपने न्यूमरेटर में भी cos x से डिवाइड कर देना है और डिनोमिनेटर में भी cos x से आपने डिवाइड कर देना है। तो न्यूमरेटर में डिवाइड करोगे तो सब कुछ 2 टर्म है, दोनों की दोनों cos से डिवाइड हो जाएंगी। cos x बाय cos x माइनस साइन एक्स बाय cos x डिवाइडेड बाय ये आ गया cos x बाय cos x और प्लस में साइन एक्स बाय साइन एक्स। बिल्कुल सिंपल।
अब देखो cos x से cos x कट के 1 आ गया, cos x से cos x कट के 1 आ गया, और sin बाय cos हमारा टेंजेंट बन जाएगा। थोड़ा लेफ्ट में सरकाते हैं और अब देखते हैं। तो ये देखो ये क्या बन गया, ये बन गया टेंजेंट इनवर्स, ऊपर बन गया 1 माइनस, ये देखो भाई जो मैं सर्कल कर रही हूँ sin x बाय cos x, ये बन जाएगा टेंजेंट x, नीचे 1 आ गया, और अरे ये नीचे मैंने cos से भाग करना था, ये cos आएगा। सुन रहे हो मेरी बात? 1 मिनट, अभी देखो इसको थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर दूँ, और ये यहाँ पर मैंने cos x लिखना था, तो sin x बाय cos x, ये वाला सर्कल भी टेंजेंट बन जाएगा। तो ये बन गया 1 प्लस टेंजेंट x। समझ आ रही है आपको यहाँ तक की बात? ये देखो थोड़ा एक ही फ्रेम में मैं ले आई हूँ। यहाँ से हमने शुरू किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को cos से डिवाइड किया, तो ये वाली टर्म हमारी आ गई टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट x बाय 1 प्लस टेंजेंट x। अब ये जो आइडेंटिटी है ये क्लास 11th में आ जाती है, ये वाली आइडेंटिटी, ये होती है टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस x। तो ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स, अंदर आ जाएगा टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स, क्योंकि ये केवल 2 ही नंबर का क्वेश्चन है तो मैं कंडीशंस नहीं लगाऊंगी यहाँ पर। टेंजेंट इनवर्स से हमारा टेंजेंट खत्म हो जाएगा, और ये बन जाएगा पाई बाय 4 माइनस एक्स, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी इस क्वेश्चन की। ये एक फ्रेम में मैंने पूरा क्वेश्चन यहाँ पर आपका कर दिया है। वैसे तो देखो ये जो कंडीशन आपको यहाँ पर दी गई है, इस कंडीशन का हमने यूज करके पाई बाय 4 माइनस एक्स की वैल्यू को निकालना होता है, ठीक है। लेकिन 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हम इस पर ज़्यादा एम्फेसिस नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। ये है बेटा अब आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। एक्स हमारा साइन टी है, y cos 2t है, तो बिल्कुल क्लियर कट है कि ये हमारी पैरामीट्रिक फॉर्म चल रही है। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में पहले हम dx बाई डी निकालेंगे। तो ये हो गया x इज इक्वल टू साइन t। विद रिस्पेक्ट टू t जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो dx बाई dt आ जाएगा cos t। हो गया बिल्कुल सिंपल। y हमारा है cos 2t, विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करोगे तो dy बाई dt आ जाएगा माइनस साइन 2t, और 2t की डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 2 हमारा आगे लग जाएगा। अब हमने dy बाई डी एक्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे dy बाई डी एक्स निकालने के लिए? बिल्कुल आसान, पैरामीट्रिक फॉर्म के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, dy बाई डी टी को डिवाइड कर देंगे dx बाई डी टी से। ऊपर कितना आ जाएगा dy बाई डी टी? ये है माइनस 2 साइन 2t, और नीचे dx बाई डी टी की वैल्यू कितनी आ रही है, cos t। अब इसको यहीं पे नहीं छोड़ देना है, थोड़ा सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करिएगा? ये देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा cos थीटा, ठीक है। इस फॉर्मूला को ऊपर लगाएंगे यहाँ न्यूमरेटर में, तो माइनस 2 साइन 2t की जगह आ जाएगा 2 साइन t cos t, और एक cos t नीचे है, cos t से cos t कैंसिल हो गया, और ऊपर वाला मल्टीप्लाई करके माइनस 4 साइन t, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये भी कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, पूरा क्वेश्चन एक सिंगल फ्रेम में मैंने यहाँ कर दिया है। आप वीडियो को पॉज करके भी इसको नोट कर सकते हो। अब हमारे रह जाते हैं 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, और उनमें मैंने इंटरनल चॉइस भी दी हुई है, तो 4 क्वेश्चन अब आपके रह जाते हैं जो अब हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 13। सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। क्लियर कट बोल दिया कि मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है, और इक्वेशंस में यहाँ एक बार आपकी फिर राइट कर देती हूँ। 13th क्वेश्चन हम कर रहे हैं 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 है हमारा, और फिर ये है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7। क्लियर है? अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व अपना है। तो ये जो सिस्टम अब आपको दिया गया है, इसको मैं लिख सकती हूँ ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में, जिसमें a हमारा मैट्रिक्स बनेगा एक्स वाई के कॉफिशिएंट्स का ना, तो ये 4 ये 3, ठीक है भाई, 4 3 माइनस 3 और माइनस 5। x हमारा बनेगा कॉलम मैट्रिक्स जिसमें हमारे वेरिएबल्स x और y आएंगे, और b हमारा बनेगा राइट साइड में जो कॉन्स्टेंट्स आपको गिवन है
3 और 7 उनका कॉलम मैट्रिक्स। और अब सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, ए का डिटर्मिनेंट चेक करना। अगर ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा तभी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो ए का डिटर्मिनेंट चेक करो, 4, 3, -3 और -5 चेक करें। तो 4 को 5 से करेंगे -20 और -9, ये हो गया -20 + 9 यानी कि -11 जो कि नॉन जीरो है। ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, इसका मतलब जो है ए का इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करेगा और हमारा जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो x = A इन्वर्स B से हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। अब हमारा काम रह गया ए इन्वर्स निकालने का। तो ए इन्वर्स के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ए। अब एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि 2×2 के मैट्रिक्स में जो एडजॉइंट ए है वो बिल्कुल सिंपल होता है हमारा, ठीक है। तो ये पहले तो ना मैट्रिक्स पे फोकस कर लो, आपको मैट्रिक्स को ध्यान रखना है। ये मैट्रिक्स है 4 - 3 3 - 5, ठीक है। अब मैं ऊपर चलती हूँ, 4 - 3 3 - 5। तो ये देखो ए हमारा है 4 - 3 3 - 5। तो 2×2 का जो एडजॉइंट है वो बिल्कुल सिंपल होता है। जिन बच्चों ने मेरे लेक्चर्स देख रखे हैं मैंने बता रखा है कोई कोफैक्टर निकालने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसे हम इंटरचेंज कर देते हैं, यानी -5 और 4 आ जाएगा। ये होता है प्रिंसिपल डायगोनल, इसको हमने इंटरचेंज कर दिया। और दूसरे डायगोनल के साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ +-3 था, प्लस आ गया, प्लस था माइनस, ये आ गया एडजॉइंट है, ठीक है। अब हमारा ए इन्वर्स कैसे निकलेगा, ए इन्वर्स होता है एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। ए का डिटर्मिनेंट ये आ रहा है -11, तो ये हो जाएगा -1/11, अंदर आ जाएगा -5 3 -3 4। आप इस माइनस के साइन को अंदर ले जाओ, 11 को मत छेड़ना, 11 को तो यहीं रहने दो 1/11 करके, ठीक है। 11 को तो यहीं रहने दो 1/11 करके, और अंदर माइनस की जो टर्म है वो प्लस का 5 हो जाएगा, -3 प्लस का 3 और माइनस का 4। ये टर्म आ गई मेरा एडजॉइंट ए, नहीं ए इन्वर्स। और ये आपके सामने यहाँ सॉल्यूशन है x = A इन्वर्स B। अब मैं एक बार जल्दी से पहले ए का इन्वर्स B देखती हूँ। B हमारा है ये वाला, B हमारे सामने ये है 3 और 7 का कॉलम मैट्रिक्स हमारा। तो चलते हैं अब हम आगे। ये मेरा ए इन्वर्स आ चुका है, B 3 7 है। तो जो x की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी A इन्वर्स B। ए इन्वर्स है 1/11 इंटू, ये देख लो ऊपर दिखाई दे रहा है 5 - 3 3 - 4। तो ये हमारा है बेटा जी 5 - 3 3 - 4, साथ में मैंने लगा दिया 3 7, बाहर 1/11, अंदर देखो। अब ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं हम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो 5 को 3 से करेंगे 15, -7 को 3 से करेंगे 21, 3 को 3 से करेंगे 9 - 28, ठीक है। तो ये तो 1/11, 11 में से ये 15 में से 21 गए -6, और 28 में से 9 गए, तो ये -19 आ रहा है, ठीक है। दोनों नेगेटिव आ रहे हैं। और इधर x का मतलब ये हमारा जो मैट्रिक्स है इधर x चल रहा है, तो x का मतलब तो x, y हो गया। और ये राइट साइड में जब 11 अंदर जाएगा तो -6/11 और -19/11, दोनों को जब कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू -6/11 आ जाएगी और y की वैल्यू -19/11 हमारी आ जाएगी। और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। एक बार आप इसको फटाफट शुरू से अपना देख लीजिए कि मैंने क्या करवाया हुआ है। ये लिया, a आ गया, x आ गया, b आ गया। अलग कलर का मैं पेन ले लेती हूँ, वाइट कलर का। अब देखें, ये a आ गया, ये x आ गया, ये b आ गया हमारा। फिर मैंने यहाँ a का डिटर्मिनेंट निकाला जो कि -11 यानी कि नॉन जीरो आया। उसके बाद मैंने लिख दिया कि ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, सॉल्यूशन ए इन्वर्स बी होगा। एडजॉइंट ए निकाला, सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल को चेंज कर दिया और दूसरे डायगोनल के साइन चेंज कर दिए। और उसके बाद हमने ए इन्वर्स निकाला जो कि एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए से निकलता है। ये पूरा स्टेप आप देख सकते हो। फिर हमने एक्स की वैल्यू निकाली जो कि ए इन्वर्स बी से आ रही है, तो ये हमारी एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो ये एक्स और वाई की वैल्यू आ गई हैं। और इनको अगर मैं एक सिंगल फ्रेम में करूं तो ये आप देख सकते हो, ये आपके सामने, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके थोड़ा बड़ा करके भी देख सकते हो।
ठीक है। ये जो आपको फ्रेम पर यहाँ दिखाई दे रहा है ये पूरे का पूरा आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं 13th क्वेश्चन का जो मैंने इंटरनल चॉइस दी हुई है। फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी वेरीफाई दैट ए बी ट्रांसपोज, ये हमने वेरीफाई करना है कि ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ए 1-4-3 कॉलम मैट्रिक्स है, बी -1-2-1 रो मैट्रिक्स है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम आपको मुझे बताना है कि ये स्क्रीन पर जो मैं पढ़ा रही हूँ तो ये आपको समझ आ भी रहा है या नहीं। 1 -4 और 3, ठीक है भाई, ध्यान देना। 1 -4 और 3 और बी है -1-2-1। बी हमारा रो मैट्रिक्स है -1, 2 और 1। हमने ए बी निकालना है, बी डैश निकालना है, ए डैश निकालना है, फिर ए बी का ट्रांसपोज निकालना है। तो पहले तो ए बी निकालो। तो ए बी बनेगा 1 -4 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 2 और 1। मेरी बात का ध्यान करना कि जो पहले वाला मैट्रिक्स है हमारा उसका ऑर्डर 3/1 है और दूसरे वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर 1/3 है। तो जो हमारी प्रोडक्ट आने वाली है वो 3/3 ऑर्डर की, यानी 9 एलिमेंट्स आएंगे। तो ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है। 1 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, और 1 को फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करेंगे तो 1 आएगा। गॉट इट? समझ में आ रही है मेरी बात? इसको थोड़ा सीधा लेंगे। अब आ जाओ सेकंड रो। सेकंड है -4। -4 को -1 से करेंगे +4 आएगा, -4 को 2 से करेंगे तो -8 आएगा, और -4 को 1 से करेंगे तो -4 आएगा। फिर हम थर्ड कॉलम लेंगे 3 को -1 से करेंगे तो -3 आएगा, 3 को 2 से करेंगे तो 6 आएगा, और 3 को 1 से करेंगे तो 3 आएगा। ये आ गया मैट्रिक्स ए बी। और अब हम ले लेते हैं इस ए बी का ट्रांसपोज, जो कि बिल्कुल सिंपल है। मैं डायरेक्ट लिख दूंगी। ए बी के ट्रांसपोज का मतलब है रो और कॉलम को हमने चेंज कर देना है। तो इसका ट्रांसपोज लेने का मतलब जो फर्स्ट रो है -1 2 1 वो कॉलम बन गई। सेकंड रो भी है 4 -8 -4 वो भी कॉलम बन गई। थर्ड रो है -3 6 3 ये भी हमारा कॉलम बन जाता है, और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, और इसको इक्वेशन नंबर 1 करके हम सेव कर देंगे। ठीक है। अब इससे आगे का जो हमारा काम है वो बी ट्रांसपोज निकालने का है, ए ट्रांसपोज निकालने का है, और फिर इनको करना है हमने मल्टीप्लाई। ये देखो भाई, ये ए है हमारा, ये ए है, इससे ए ट्रांसपोज निकालेंगे। ये बी है, इससे बी ट्रांसपोज, और बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं पहले बी ट्रांसपोज निकालती हूँ, जो कि -1 2 1 आएगा। देखो अब जरा भाई, मैं यहाँ निकाल रही हूँ बी ट्रांसपोज। बी एक रो मैट्रिक्स था, जब आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो ये एक कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा। अब हम निकालते हैं ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? 1 -4 और 3 कॉलम मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज करोगे तो रो मैट्रिक्स बन जाएगा 1 -4 3। और अब कर दो भाई बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इसका आंसर बिल्कुल ए बी ट्रांसपोज की तरह आएगा। बी ट्रांसपोज हो गया -1 2 1, ध्यान दे लो। हाँ, बी ट्रांसपोज हो गया कॉलम मैट्रिक्स -1 2 और 1, और ये हो जाएगा 1 -4 और 3 आ जाएगा। तो अब इनको भाई कर दो मल्टीप्लाई। बिल्कुल सिंपल सी कहानी है। कैसे मल्टीप्लाई करोगे? इस -1 को पकड़ो और 1 से 4 से 3 से, तो ये आएगा -1 को 4 से करोगे तो प्लस का 4 आएगा, 3 से करोगे तो -3 आएगा। अब पकड़ लो 2 को 1 से करोगे तो 2 आएगा, -4 से करोगे तो -8, और 3 से करोगे तो 6। अब लास्ट 1 को पकड़ लो तो 1 1 जा 1 -4 और 3, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब ये देखो, इसका जो आंसर है -1 4 3, और यहाँ ऊपर आ जाओ -1 4 -3, और ये भी मेरा देखो यहाँ भी आ रहा है -1 4 -3। सेकंड रो आ रही है 2 -8 6, और जब मैं नीचे आती हूँ तो भी मेरा आ रहा है 2 -8 6। ठीक है। थर्ड को मिलाएं तो 1 -4 3, और यहाँ जाओगे तो भी कितनी आ रही है? 1 -4 3। तो हमारा अगर हम देखते हैं तो हमारा जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है दोनों की दोनों क्या आ रही हैं?
इक्वल आ रही हैं। इट मीन्स मैं कह सकती हूँ कि जो मेरा ए बी का ट्रांसपोज था वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा इसमें बड़ी बात थी नहीं। मैं होप करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। और ये पूरा क्वेश्चन एक फ्रेम में मैंने यहाँ लिख दिया है, आप देख सकते हो। तो ये यहाँ से आप अपना क्वेश्चन को, ये देखो ये पूरा क्वेश्चन है, यहाँ से शुरू हो रहा है, ऊपर से मेरा कर्सर ये चल रहा होगा, आपको दिख रहा होगा, और ये आपका पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, और अब देखते हैं भाई लास्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 14। क्या कहता है ये क्वेश्चन कि फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट, कैसे नंबर्स हैं, x प्लस वाई 60 है और एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम। दो नंबर्स हैं जिनका सम 60 है और जिनके एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जिसको हम एक्स वाई क्यूब कह रहे हैं उसको मैक्सिमम शो करना है। तो ये हमारा मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से हमारा आ जाता है। तो इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। चलो इसी पेन से ही हो जाएगा। हमें दिया गया है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 और जिसको मैक्सिमम करना है उसको p नाम दे दो और उसको कर दो एक्स वाई क्यूब। अब पूरे फंक्शन को या तो y में रखो या x में। तो यहाँ से मैं y की वैल्यू ले रही हूँ 60 माइनस एक्स और इस वैल्यू को अब मैं यहाँ पुट करूँगी p में। तो p बन जाएगा x इंटू 60 माइनस एक्स का क्यूब और ये वो पर्टिकुलर फंक्शन हो गया जिसको आपने मैक्सिमाइज करना है। अब किसी भी फंक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए सबसे पहले आप उसको डिफरेंशिएट करोगे, इक्वल टू 0 रखोगे, उससे जो पॉइंट्स आएंगे उनको आप डबल डेरिवेटिव निकाल कर उसमें पुट करोगे। अगर डबल डेरिवेटिव जिस पॉइंट पर नेगेटिव आता है तो वो मैक्सिमा का पॉइंट आपका होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब इसको डिफ्रेंशिएशन अब हम कैसे करेंगे इसकी ये देखना है हमने। तो u इंटू वी से अब हम इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डी बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज, सेकेंड की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी 3 इस 60 माइनस एक्स की पावर 2 और 60 माइनस एक्स की फिर करोगे तो -1 प्लस सेकेंड फंक्शन यानी 60 माइनस एक्स का क्यूब एज इट इज और फर्स्ट फंक्शन x का डेरिवेटिव हो गया 1। अब इसको सॉल्व मत करने लग जाना, पहली टर्म में से भी 60 माइनस एक्स स्क्वेयर और दूसरी टर्म में से भी 60 माइनस एक्स स्क्वेयर को आप ले लो कॉमन। ठीक है, डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 60 माइनस एक्स का स्क्वेयर मैंने कॉमन ले लेना है। तो ये बचेगा 3x जो कि बचेगा माइनस का, तो -3x और प्लस ये इसमें से ये जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ इतना डार्क इसमें से 3 टर्म है तो 2 बाहर आ चुकी है तो केवल 60 माइनस एक्स बचेगा। इसको फिर फर्दर थोड़ा सॉल्व कर लो, 60 माइनस एक्स होल स्क्वेयर और ये बन जाएगा 63x और x माइनस 4x। ये p डैश आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा आ जाता है। इसी को आगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे एक बार, बाद में 0 पुट कर देंगे, डबल डेरिवेटिव लेंगे तो 60 माइनस एक्स का स्क्वेयर एज इट इज और इसकी डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी -4 प्लस 60 माइनस 4x एज इट इज और इसकी डिफ्रेंशिएशन ध्यान से देखना भाई, ये हो जाएगी 2 इंटू 60 माइनस एक्स की पावर 1 और माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 बनेगा। तो उसको मैं यहाँ पर ऑलरेडी माइनस का साइन लगा देती हूँ। अब ये 60 माइनस एक्स यहाँ भी है और यहाँ भी है तो दोनों में से 60 माइनस एक्स को तो ले लो कॉमन, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब यहाँ से एक 60 माइनस एक्स रह गया और एक -4, तो -4 इंटू 60 माइनस एक्स और माइनस ये तो बाहर चला गया कॉमन, तो ये बच गया 2 ब्रैकेट 60 माइनस 4x। इसको ज़रा सा सॉल्व कर लो एक बार, तो ये आ जाएगा 60 माइनस एक्स बाहर, अंदर देखो बेटा जब मल्टीप्लाई करोगे 4 से -240 प्लस 4x माइनस 120 और प्लस का 8x। तो ये बन जाएगा, डबल डेरिवेटिव की बात कर रही हूँ मैं, p डबल डैश बन गया 60 माइनस एक्स और 8 और 4
12x और 124 और 240 360। आप चाहो तो इसमें से 12 कॉमन ले दो, तो 12 बाहर आ गया, ये बन गया 60 माइनस एक्स, एक्स घटा 30। ये मेरा डबल डेरिवेटिव आ गया, जिसका साइन अब मैं चेक करूँगी फर्स्ट डेरिवेटिव से मिलने वाले पॉइंट्स पर। और फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है अब ये देख लो। अब यहीं से समझने की कोशिश करो इसको एक बार। अगर मैं इसको इक्वल टू 0 रखती हूँ, यहीं राइट में करती हूँ मैं, अगर मैं इसको इक्वल टू 0 रखती हूँ तो मेरे पास दो वैल्यूज़ आएंगी। कौन कौन सी? एक तो आएगी 60 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू 60 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू 60, और एक इसको लेती हूँ मैं 60 माइनस 4x को मैं 0 लेती हूँ, तो मेरा आएगा 4x इज इक्वल टू 60 और x की वैल्यू आ जाएगी 15। अब x की वैल्यू 60 तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों नंबरों का सम 60 है। अब एक नंबर 60 हो गया तो दूसरा तो 0 बन जाएगा और प्रोडक्ट भी फिर 0 बन जाएगी, तो x की वैल्यू आएगी 15। और इस वैल्यू को अब मैं डबल डेरिवेटिव में पुट करने जा रही हूँ। ये देख लो डबल डेरिवेटिव। अब इस डबल डेरिवेटिव में मैं रखने देखो इसमें अगर मैं x की जगह 0 रखूँगी, 60 रखूँगी तो 0 बन जाएगा, तो मैं 15 रखूँगी। 60 वाली बात समझ में आ गई ना? अगर x 60 है तो y 0 बन जाएगा, और y 0 बन गया तो जो मेरी प्रोडक्ट है वो 0 बन जाएगी, वो मैक्सिमम नहीं हो पाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो x को 15 रख दो, तो 12 ब्रैकेट में 60 माइनस 15 और ब्रैकेट में 15 माइनस 30, जो कि नेगेटिव आ गई। देख लो ध्यान से, 12 गुणा 45, 60 में से 15 गए और 15 में से 30 गए तो माइनस का 15। जो भी आंसर आएगा वो लेस देन 0 आएगा। और जब मेरा डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आ रहा है तो इसका मतलब P मैक्सिमम है। कब मैक्सिमम है? जब x की वैल्यू 15 है। और भैया जब x की वैल्यू 15 है, एक नंबर की वैल्यू 15 है, तो दूसरा नंबर क्या आ जाएगा? 60 माइनस 15 यानी कि 45 आ जाएगा। तो एक नंबर 15 होगा, दूसरा नंबर आपका 45 होगा, तभी आप इसको मैक्सिमम प्रोडक्ट को शो कर सकते हो। तो ये एक बार जल्दी से आप इस सॉल्यूशन को फिर देख सकते हो कि भाई x जमा वाई 60 था तो y की वैल्यू आ गई। ये प्रोडक्ट है जिसको हमने मैक्सिमम करना है, तो इसमें मैंने y की वैल्यू रख दी। सारा मैंने सॉल्व किया, लेकिन मैंने कहीं भी पावर का, स्क्वायर का, क्यूब का कोई फॉर्मूला नहीं लगाया है। मैंने कॉमन लेकर कम से कम मतलब कोशिश की है खोलने की, क्योंकि जितने ज़्यादा मेरे पास फैक्टर्स होंगे उतना ज़्यादा मुझे सवाल करने में आसानी रहेगी। तो इसको, ये मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव आया, ये राइट साइड में मैंने इसको 0 रखा तो x की 2 वैल्यू आई जो हमने रिजेक्ट कर दी, एक वैल्यू, क्योंकि 60 पॉसिबल नहीं था। ये सेकंड डेरिवेटिव निकाला, और सेकंड डेरिवेटिव में जब मैंने x की वैल्यू 15 रखी तो वो नेगेटिव आ गया, और वो नेगेटिव आ गया तो मेरी जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम हो जाएगी। कब? जब x 15 है और y 45 है। तो अब हमारा केवल एक लास्ट क्वेश्चन रह जाता है, उसको देखते हैं। और ये है बेटा हमारे आज के सैम्पल पेपर का लास्ट क्वेश्चन। फाइंड द इंटरवल्स इन विच दिस गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ये भी 6 चैप्टर से है हमारा। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए भी हम वही डेरिवेटिव निकालेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे और फर्स्ट डेरिवेटिव को ग्रेटर देन 0 दिखाएंगे। तो ये हो गया 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 36x प्लस 7। सबसे पहले आप निकालो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वेयर माइनस 2 3 जा 6 माइनस 36। दोनों में से, सारे में से 6 कॉमन ले लो, तो ये बन गया x स्क्वेयर माइनस x माइनस 6। और जब आप इसके फैक्टर करोगे, ध्यान से सुन लो मेरी बात, तो ये तो 6 तो बाहर रह गया और ये बन जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2। ये आ गया मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव, और हम इसमें फैक्टर्स ही रखते हैं ताकि हमें प्रूव करने में कोई भी दिक्कत ना हो गया। अगला स्टेप क्या होगा? अगले स्टेप में आपने इस फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखना है। जैसे ही आप फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखोगे तो इन दोनों फैक्टर्स से, एक से x की वैल्यू 3 आएगी और एक से x की वैल्यू -2 आएगी। अब ये आपकी नंबर लाइन है, ठीक है भाई, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। ये आपकी नंबर लाइन है, और नंबर लाइन पर जब मैं 3 और -2 को प्लॉट करती हूँ तो मेरे कितने इंटरवल्स बन जाते हैं? 3 इंटरवल्स बन जाते हैं। एक पॉइंट हो गया 3, एक हो गया -2, तो मेरे 3 इंटरवल बनेंगे। -2 से छोटा,
-2 से 3 के बीच में और 3 से बड़ा। आगे बात समझ में? तो यहाँ हम लिखेंगे 3 इंटरवल्स अराइज या 3 केस हमारे यहाँ पर बन रहे हैं। तो जो पहला इंटरवल बनेगा वो बनेगा -∞ से -2, ये बहुत ही आसान सवाल है। दूसरा इंटरवल बनेगा -2 से 3, दूसरा इंटरवल बनेगा -2 से 3 और तीसरा इंटरवल मेरा बन रहा है 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। और इन इंटरवल पे अब मैंने f' के साइन चेक करने। f' है 6 × x - 3 x + 2। ठीक है, तो अब आप आ जाओ f' पर। तो f' हमारा है 6 × x - 3 × x + 2। इसके लिए मैंने बहुत ही आसान तरीका बताया हुआ है। पहला इंटरवल ले लो, x बिलोंग कर रहा है -∞ टू -2 को, तो इस इंटरवल में कोई एक पॉइंट ले लो। सुन लो मेरी बात ध्यान से, इस इंटरवल में तो x की वैल्यू -3 ले लो। मान लिया कि x की वैल्यू -3 है, सुनना मेरी बात ध्यान से, और इसमें पुट करनी है वो वैल्यू हमने। तो हमने मान लिया कि x कितना है, -3 है। तो जब आप इसको f' में पुट करोगे तो f' में बाहर 6 हैं, यहाँ पुट करो -3 यहाँ पुट करो तो -3 + 2, 6 पॉजिटिव है, इन दोनों का आंसर नेगेटिव, इन दोनों का आंसर नेगेटिव, तो ओवरऑल आंसर पॉजिटिव आएगा। और जिस इंटरवल में f' पॉजिटिव होता है उस इंटरवल में हमारा फंक्शन क्या होता है, अगर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। तो फर्स्ट इंटरवल में हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया। अब हम सेकंड इंटरवल पर आ जाते हैं जो कि -2 से 3 के बीच में है। ठीक है, -2 से 3 के बीच में है सेकंड इंटरवल। तो x बिलोंग कर रहा है -2 से 3 को। नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में मैं x को 0 ले लेती हूँ और इस वैल्यू को यहाँ f' में फिर पुट करती हूँ। तो 6 0 - 3 और भैया 0 + 2, तो ये पॉजिटिव 0 में से 3 गया, नेगेटिव 0 में से 2 गया, 0 में 2 जोड़ा पॉजिटिव, तो ओवरऑल नेगेटिव। तो इस इंटरवल में जो मेरा फंक्शन है वो डिक्रीजिंग आ रहा है। और अब मैं थर्ड इंटरवल ले लेती हूँ 3 to ∞। ध्यान देना, थर्ड इंटरवल में यहाँ ले रही हूँ कि x बिलोंग्स टू 3 to ∞। तो 3 से बड़ा मैंने कोई नंबर ले लिया 4, और अब मैं f' को पकड़ती हूँ। f' मेरा है 6x - 3 x + 2, इसमें 4 पुट करो तो 6, 4 - 3 4 + 2, तो ये मेरा हो जाएगा पॉजिटिव, और फिर ये वाली वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगी जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो भैया ये f' हो गया हमारा पॉजिटिव, f' पॉजिटिव हो गया, तो जो फंक्शन है वो इस इंटरवल में क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। तो अब आप थोड़ा ध्यान दो, तो लास्ट इंटरवल में इंक्रीजिंग आ रहा है और फर्स्ट इंटरवल में इंक्रीजिंग आ रहा है। देख रहे हो ना ध्यान से? हाँ, ये फर्स्ट इंटरवल में है इंक्रीजिंग और लास्ट में, और बीच वाले में डिक्रीजिंग आ रहा है। तो इस पूरे की समरी करके आपने लास्ट में क्या लिखना है कि f(x) इज इंक्रीजिंग ऑन -∞ टू -2 यूनियन 3 to ∞, और दूसरे में आप लिखोगे f(x) इज डिक्रीजिंग ऑन, ये -2 आना था भाई, -2 to 3। ठीक है, ये सारी समरी करके आप लास्ट में लिखोगे। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर लेक्चर पसंद आए तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और ये जो इस तरीके से मैंने लेक्चर बनाया इस पर अपने विचार ज़रूर व्यक्त करें कि समझ आया या नहीं आया। और ये पूरे आंसर की समरी तो यहाँ आपको इसी तरह दिखाई देगी, वरना मैं इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे ऐसे घुमा देती हूँ, आप इसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले हमने डिफ्रेंशिएशन की, डिफ्रेंशिएशन करके मैंने पॉइंट्स निकाले, उन पॉइंट्स से मैंने डबल डेरिवेटिव निकाला, नहीं सॉरी, उन पॉइंट्स को मैंने इंटरवल में बदला और इंटरवल को मैंने सब में बारी बारी से रखा। जिस इंटरवल में डेरिवेटिव नेगेटिव है वो डिक्रीजिंग है वहाँ फंक्शन, जिसमें डेरिवेटिव पॉजिटिव है वहाँ इंक्रीजिंग है। तो ये था आपका कंप्लीट सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन। थैंक यू।